बांग्लादेश का जो बड़ा ही मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है और ऐसे समय में आपकी फिल्म आ रही है जो उसी पृष्ठभूमि पर है, तो आपको क्या लगता है इस समय फिल्म आना फिल्म के लिए कितना सही साबित हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? दरअसल ये फिल्म अभी जो हम लोग 30 अगस्त को देखने जा रहे हैं, रिलीज होने जा रही है, ये 30 अगस्त की बात या इस साल की बात नहीं है। ये बंगाल और बांग्लादेश के बीच जब से डिवाइड हुआ है, डिवाइडेशन जब से हुआ है और जब से ये धार्मिक कट्टरता का जो निशाना बने हैं वहाँ के लोग, ये तब से शुरू होती है। और हमने जो आज फिल्म में दिखाया है, जिसको लेकर आज मैं बहुत निराश भी हूँ, क्योंकि जिस तरह से मुझे और मेरे परिवार को जिस तरह से सताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये कह सकते हैं कि ये आज करंट अफेयर्स की फिल्म है। लोग ट्रेलर ही देख करके बोल रहे हैं, अरे आपने तो वही दिखाया जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन वो आज बांग्लादेश में हो रहा है। और ये फिल्म हमने 3 साल पहले से बनाना शुरू किया था, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे निराशा इस बात की है कि हमारा देश, हमारा समाज और राष्ट्रवादी ताकतें सो रही हैं, जाग रहे हैं सिर्फ तो कट्टरपंथी और सेकुलर के लोग, जो सेकुलरिज्म की बीमारी से जो पीड़ित हैं, वो लोग जाग रहे हैं, जिसकी वजह से इन ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, मुझे लगता है, जब तक कि कुछ ना कुछ रास्ता एक सटीक नहीं निकलता, ये चीज़ें थमने वाली नहीं है। या तो फिर इनमें जागरूकता है, या तो फिर कुछ ऐसा डिसीजन हो जिसकी वजह से, नहीं तो ये मानवता हमेशा तार तार होती रहेगी, शर्मसार होती रहेगी, बेगुनाह बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा, बॉर्डर पर आकर शरणार्थी भूखे मरते रहेंगे, बच्चे सड़ते रहेंगे। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक ये कट्टरपंथी ताकतें और इनकी सोच नहीं बदलने वाली है। ये कोई फिल्म नहीं, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसके मुहाने पर सबसे पहले भारत बैठा हुआ है और उसके बाद पूरा विश्व। जब इस फिल्म में आपने पूरी सच्चाई दिखाई जो वहाँ बांग्लादेश में हुआ जो है, तो जब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली, तो इस फिल्म से, इस विषय से डर कौन रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सच का जो आईना होता है वो बहुत ही भयावह होता है। अगर आपकी शक्ल इतनी गंदी और घटिया है तो आप अपनी शक्ल देखना नहीं चाहोगे। ये फिल्म वो आईना है, वो सच है जो वहाँ की सरकार देखना नहीं चाहती, और वो चाहती है कि वही जो वो चाहती है उसी हिसाब से सारी चीज़ें हों। और इसके लिए पिछले 1 साल से मैं निशाने पर हूँ। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक तौर पर हर तरह से डिस्टर्बेंस हुई है। फैमिली परेशान हुई, मैं परेशान हुआ, बिजनेस चौपट हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, कोर्ट में कितने पैसे खर्च हुए, भागने दौड़ने में कितने पैसे खर्च हुए। क्यों? क्या गुनाह किया था मैंने? आज फिल्म को सेंसर मिल गया मेरी फिल्म, फिर भी मैं आज सरकार के निशाने पर हूँ। सेंसर बोर्ड ने बोला है कि आपकी फिल्म सच्चाई का आईना दिखा रही है, जो कुछ प्रॉब्लम से कट करने के बाद पिक्चर आ रही है मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज निशाने पर हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला है, और इस सच से वही लोग डरते हैं। जैसे आपने कहा कि डर क्या है, डर यही है कि उनका जो घिनौना चेहरा है, जो वहाँ की गंदी राजनीति है, वो सारी फिल्में हमारी एक्सपोज हो रही है। इसलिए डर है कि वो चीज़ें आम आदमी तक ना पहुँचने पाएँ। लेकिन अब जो भी हो, बलिदान भी हो जाए मेरा, लेकिन अब चीज़ें आगे बढ़ चुकी, अब फिल्म रुकेगी नहीं। जो मेरा मकसद था वो मैंने पूरा कर दिया है, और इसके लिए मैंने बहुत जो कुछ झेला है, जो कुछ सहा है, वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता मैं। बहुत मतलब ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल टाइम बस। सेंसर बोर्ड भी सरकार के क्षेत्र में आता है, केंद्रीय सरकार के क्षेत्र में, तो सरकार ही इसका विरोध कर रही है। तो ये दो चीज़ें आपस में जो है सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उसको थोड़ा क्लियर करें। नहीं, सरकार से मेरा मतलब नहीं है। सरकार सिस्टम की तरह जो है वो काम कर रहा है, सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है, उसकी अपनी चीज़ें होंगी। सेंसर बोर्ड में भी तो बहुत से वामपंथी और सेकुलर लोग बैठे हुए हैं, बीमारियाँ तो वहाँ भी बैठी हुई हैं। सरकार का मतलब ये नहीं कि सब सरकार सब फेवर में ही और सब राष्ट्रवाद की बात हो रही होगी। बीमारी हर जगह है। वैसी बीमारियाँ सेंसर बोर्ड में बैठी हुई, जिनका हमेशा से विरोध होता आ रहा है। सेंसर बोर्ड ने तो हमेशा ही चाहा कि इस तरह की चीज़ें कभी बाहर ना आने पाए। खासतौर पर मेरी फिल्म के लिए तो हमें 8 महीने से ज़्यादा समय लग गया। इन 8 महीनों में कितना कर्ज हो गया, कितना इंटरेस्ट हुआ होगा, ब्याज कितना बढ़ा होगा, करोड़ों रुपए का, ये सेंसर बोर्ड कभी जवाब ही नहीं देता। सेंसर बोर्ड ये बोल सकता है कि इस फिल्म की वजह से
असामाजिकता फैल जाएगी, दंगे हो जाएंगे, यह माहौल खराब हो सकता है। तो मैं उसी सेंसर बोर्ड से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर माहौल खराब हो सकता है, ये तुम बता रहे हो, तो तुम जाके माहौल सही क्यों नहीं कर देते? तुम माहौल सही करने वाले हो ना, अगर इससे खराब होता तो सही तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुमको किसी ने सेंसर बोर्ड में अधिकार दिया है, और किसी ने, कौन से ये सेंसर बोर्ड है भाई जो सच बोलने के लिए भी मना कर सकता है? ये फिल्म मेकर की पीड़ा है, दर्द है ये, जिसने झेला है जो इतने साल तक बोर्ड को, उसकी घटिया पॉलिसी को, उसके गंदे गंदे जो इलॉजिकल सवालों को, जब शास्त्रों में, वेदों में जो लिखी हुई चीजें हमने एविडेंस भी दिया, उसके बावजूद हमारी फिल्म से उन चीजों को काट दिया गया है। तो क्या कहोगे आप इसको? सिस्टम में बीमारी तो है ही। जब बीमारी ठीक होने लगती तो ये कीड़े क्यों बुलाने लगते हैं सेकुलरिज्म के, उनको बुरा लगने लगता है। डायग्नोस होने लगती हैं चीजें तो लोग बहाने बनाने लगते हैं। मैं पूछता हूं, आज की तारीख में आपसे पूछता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं का क्या गुनाह है? क्या किया उन्होंने? आपका रिजर्वेशन रोका था क्या? रिजर्वेशन के नाम पर जो लड़ाई शुरू हुई है आज, वो 12-12 साल, 11-11 साल बच्चों को नंगा करके, क्या, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हो आप? कौन सी इंसानियत है, कौन सा धर्म है ये? अगर इस पर मैं सवाल उठाता हूं तो ये बोलेंगे कि आप भाईचारे को खत्म कर रहे हो। तो भाईचारे को ये बातें बढ़ावा दे रही हैं क्या? आपने कभी इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? इस पर आप कभी क्यों नहीं बाहर निकले? इस सेकुलर को जो कीड़े बैठे हुए हैं आज भी बोल रहे हैं कि उस फलाने को मेडल नहीं मिला, पता नहीं कौन है वो, कुश्ती से भाग गई, क्या हुआ था मुझे तो नहीं मालूम भाई। कुश्ती जीत के क्या उखाड़ लोगे? एक बार ये भी तो बोलो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। किसी सेकुलर जो पार्टियां हैं 57-58, इनको मैं थूकता हूं इनके ऊपर। तेरी जुबान सड़ जाती है क्या तुम लोगों की? सच बोलने में तुम आगे आ सकते हो नहीं? तुम सवाल उठा सकते हो खाली चीजों पर, उनके लिए सिर्फ अपना वोट बैंक खुश करने के लिए। ये जो बीमारी आज फैली हुई है बांग्लादेश से लेकर, ये सिर्फ सेकुलरिज्म की देन है। पार्टीशन हुआ था तो सब लोग अलग से अलग हो जाते, क्या दिक्कत थी? आज वही दर्द झेल रहा है भारत। बंटवारा भी हो गया और सब अंदर भी आ गए, इधर मार रहे हैं, काट रहे हैं, वहां भी मार रहे हैं, काट रहे हैं, सफाया कर रहे हैं। हद है। सोचो, जागो। जब डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उस समय भी काफ़ी फिल्म की चर्चा हुई थी, और बंगाल पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की, आपको ढूंढी, जो है बहुत सारी चीज़ें हुई। एक बार फिर फिल्म को लेकर जब चर्चाएं शुरू हुई तो फिर आप उनके निशाने पा गए। तो कैसे उस चीज़ से निकलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? प्रयास तो देखिए, मैंने जो मेरे प्रयास थे मैंने किए। मैंने लॉयर भी वहाँ पर रखा कि शायद मैं अपनी बात कह पाऊँ कोर्ट में। लेकिन जब सामाजिक तौर पर, आसपास के माहौल में जब ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही, जब लॉयर खड़े नहीं हो पा रहे हैं कोर्ट में, तो हम अपनी बात भी नहीं रख पा रहे कि भाई मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने एक फिल्म बनाई, मिलाट मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई गलती नहीं की। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने भी ओके कर दिया। ये बात मैं कह नहीं पाया क्योंकि कहने के लिए बीच में जो सिस्टम था वो सिस्टम में फॉलो नहीं कर पाया। और अब किसी तरह का कोई मूवमेंट होता है तो मैंने तो भगवान के जिम्मे समर्पण कर दिया अपने आप को, क्योंकि मैं अब मेरे अंदर क्षमता नहीं बची कि मैं और ज़्यादा फाइट करूं। लिहाजा मैं डरा भी नहीं हूं, मैं निडर हूं, आज भी वैसे निडर हूं और मरते दम तक रहूंगा। चेहरे पर शिकन कभी नहीं आएगी, ना कभी मैं किसी से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और किसी तरह से भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही या होगी तो भोलेनाथ समझेंगे, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इस जो सोई हुई जनता है हमारे देश की, पिछले 1 साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि हमें साथ दिक्कत है, मेरी हत्या हो सकती है, मुझे जेल में मारा जा सकता है, साजिश हो रही है, लेकिन एक भी आदमी मेरे फेवर में खड़ा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में लिख दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दैट्स इट। अभी बांग्लादेश की जो है पीएम जो है हसीना शेख आई, तो कंगना ने कहा कि मुस्लिम देशों में मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है और यहाँ ही सम्मानित महसूस करती हैं क्योंकि हम राम राज्य में रह रहे हैं। भारत को इस तरह से राम राज्य के रूप में पेश किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्यों डर है? किसी से सुरक्षा की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सुरक्षा देखिए, मैं किससे मांग करूं?
माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने गुजारिश की, और योगी जी हमारे गार्जियन हैं, क्योंकि हमारा परिवार फैमिली योगी जी के साथ लखनऊ में ही रहते हैं, उन्हीं की छत्र छाया, उन्हीं के आशीर्वाद में है। और योगी जी से मेरा बड़ा हृदय से बड़ा शुरू से लगाव रहा है, क्योंकि जब वो मठ में थे तो मैं 3-4 बार मैं उनसे मिलने गया, और कई साल पहले जब वो सिर्फ सांसद हुआ करते थे, आज तो हमारे प्रदेश को भी चला रहे हो। तो मैंने अपने परिवार को इसलिए लखनऊ में रखा था कि मैं इस लड़ाई में अकेला रहूं, मेरी फैमिली इसमें लपेटे में ना आए, चपेट में ना आए। और योगी जी से भी मैंने सुरक्षा की गुहार की थी कि मेरी फैमिली को, परिवार को थोड़ा सा सेफ रखा जाए, और जब जो जिसके साथ जो होना हो जाएगा। सुरक्षा कोई कुछ नहीं कर सकती, शादी से बड़ी हो जाती है, सुरक्षा रखी रह जाती है, इसलिए मैं बस ऐसे ही है। ठीक है। आपकी फिल्में जो भी होती हैं समाज की सच्चाई को पेश करती हैं, चाहे आप की राम जन्मभूमि हो या काशी टू कश्मीर हो, अब इस फिल्म जो वेस्ट बंगाल डायरी है जो है, तो इस तरह की कहानियों को पेश करने का आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया नहीं आता सर, वो इनबिल्ट चीज़ें हैं, हृदय में है, खून में है वो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सच है और मुझे सच बोलना चाहिए, इसलिए कोई आइडिया नहीं आता है कि मैं कोई दिमाग लगाता हूँ, इसमें दिल लगाता हूँ, इमोशंस लगाता हूँ अपने, और दर्द को, तकलीफ को महसूस करता हूँ कि ये जो सच है जिसको दबाया जा रहा है उसको एक बार बोल सकूँ। और मुझे लगता है कि ये मरते दम तक चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती कभी। सनातन हमेशा अच्छा रहा है, सबके लिए रहा है, सर्वभौमंत सुखिनः वही रहेगा। और ये जो चीज़ें हैं हो रही हैं हमारे आसपास, बहुत दुखदायी, मतलब बहुत तकलीफ, पेन महसूस करता हूँ खुद में, और बहुत मानसिक तौर पे मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। प्लीज़ अब कोई सवाल मत कीजिए। इसी के साथ एक लास्ट सवाल के साथ ख़त्म करते हैं इंटरव्यू जो है। सच दिखाने के चक्कर में, पेश करने के चक्कर में आप लोगों के निशाने पर आ जाते हैं और आप ही रहे, धमकियाँ मिल रही हैं, आपके पीछे एक परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं, डर नहीं लगता उनका क्या होगा? देखिए, आज जो मेरे चेहरे पर शिकन है वो सिर्फ यही है कि मेरी माँ है और 75 ईयर्स है। अब उसका कल फ़ोन आया था कि उसका बायां हाथ काम नहीं कर रहा है। मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, और 2 बेटियां हैं, और इन सब के बीच में मैं हूँ सिर्फ इकलौता। इसके साथ साथ भी मेरे साथ जुड़े हुए बहुत से लोग हैं, 10-12 लोग, जिनके घर का खर्च और जो चीज़ें हैं वो मेरे से जनरेट होती हैं। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कुछ होता है इन केस मुझे, तो इनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। और बाकी डर नाम की चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में अगर सीखी होती तो शायद आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता, किसी के पीछे लगा होता और मैं पैसे कमा रहा होता। मैं इस फिल्म लाइन में क्यों आता? मैं डर तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब मैं 17 साल की उम्र में ट्रेन में बैठकर मुंबई चलाया अपना गांव छोड़कर। तो डर उसी दिन मैं खत्म, उसी दिन खत्म। कोई डर नहीं मुझे लाया ज़िंदगी में, कोई डर नहीं है। मैं हंसते हुए गला कटा दूंगा, कभी भी आजमा लीजिएगा आप मुझे।